जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में, जो एक ऐसा संस्थान है जो डिफेंस के रिलेटेड तैयारी करवाता है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन का अंदर का टॉपिक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा है या आप जानते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे पहले आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के बारे में जानना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद टाइप्स कितने आते हैं प्रोनाउन में, प्रोनाउन में P1, R3, I2, D2 क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, अब हमारा एनडीए और जो सीडीएस का पेपर है वो अप्रैल में आने वाला है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 3 महीने हैं। 1 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, और भी हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, लेकिन एक जो बैच है वो फुल हो चुका है और दूसरा बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एनडीए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, या जो पिछला जो समय था उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप जनवरी से 1 तारीख से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं न्यू ईयर से, और एनडीए में सक्सेस पा सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो जरा रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहले प्रोनाउन का मतलब तो हम लोग जानते हैं सर्वनाम। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी। हम लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये संबंधी हैं, ऐसा करके हम लोग कहते हैं। तो रिलेटिव वहाँ तो संबंधी बन गया, लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम कर रहा है और क्या हमें रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ना है उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो एक तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ना है वो, एक हमें पढ़ना है विच, एक हमें पढ़ना है दैट, एक हमें पढ़ना है whom, और पढ़ना है why, where और whose। हालांकि इंपॉर्टेंट इनमें कुछ ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले who की बात करें तो who का मतलब वैसे तो कौन होता है, who का जो मतलब होता है वो तो कौन होता है, लेकिन ये कौन कब होता है, ये कौन तब बनता है जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए। जैसे मैं आपको कहूँ हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर ब्रदर, तो इसका जो मतलब है वो बन जाएगा कि आपके फादर या ब्रदर कौन है। अभी लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन जब बनेगा तो इनको हम लोग कहेंगे हु का मतलब आ जाएगा जो, हु का मतलब हो जाएगा जो। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब जो हो जाएगा। कैसे आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे पहचानेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ऐसे ही हम लोग विच की बात करें तो विच का भी मतलब हो जाता है जो, है ना। ऐसे ही हम लोग दैट की भी मतलब बात करें तो दैट का मतलब वैसे तो विच का मतलब कौन सा होता है, ये सिलेक्शन के लिए आता है, और यहाँ पे जो बन जाता है जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करता है। दैट का मतलब वैसे तो की होता है, लेकिन वैसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन जब बनेगा तो ये जैसे की बात करेगा या जो की बात भी करेगा। whom होता है जिसको, whom बन जाता है जिसको, रिलेटिव प्रोनाउन में बन जाता है जिसको। अच्छा, why, where और whose, एक और बच गया हमारा whose। whose का मतलब होता है जिसका, जो भी कह सकते हैं और जिसका भी कह सकते हैं। एक और चीज आप याद रखना, ज्यादा से ज्यादा जो है इनके मीनिंग या जो या जिसका बन रहे हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग ये कैसे समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। मान लीजिए मैंने बात करा रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने एक लिखा कोई भी, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये अपने पहले आने वाले नाउन को रेफर करेगा, अपने से पहले आने वाले नाउन को रेफर करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। और बहुत बार ऐसा होता है इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब हो, अगर इन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब हो तो ये वर्ब डिपेंड करेगी इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे, नाउन या प्रोनाउन पे। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अभी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन का ही एक टाइप्स है, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है हु, विच, दैट,
whom, why, where और whose। इनका जो मीनिंग होता है वो ज़्यादातर जो या जिसको या जिसका निकल करके आता है। दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कभी वर्ब आए तो ये वर्ब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन पे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, I have a toy is very beautiful। अब देखना क्या कहना चाह रहा है, I have a toy dash is very beautiful। अच्छा, ये इज जो है ना, ये वर्ब आई है और यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, इस टॉय को। अच्छा, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे आई भी है, ये भी प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो हो सकता है इस आई के बारे में बोला जा रहा है या इस टॉय के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो ब्यूटीफुल की बात कर रहा है ये आई नहीं है, ये टॉय है। तो ये टॉय इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब क्या होगी, जो हम लोगों ने अभी देखा, वर्ब क्या होगी वो डिपेंड करेगा इससे पहले आने वाले नाउन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, विच लिखेंगे, दैट लिखेंगे, हुम लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि ये इससे पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा है। ग्रामर में इसे हम लोग एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी। पूर्वगामी मतलब पहले का, तो उसको हम लोग पहले की बात करेंगे एंटीसीडेंट पे। तो चलिए, ये जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा बात करें इस पे। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया है कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आए तो वो डिपेंड करेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कैसा नाउन है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे बात होती आई हैव मैनी टॉयज, तो यहाँ पे इज ना होकर के आर आ जाता। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या वर्ब होगा और ये डिपेंड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। अभी टॉय था इसलिए इज, लेकिन टॉयज हो गए तो यहाँ पे आर होना पड़ेगा। ये हम लोगों ने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन से। तो ये हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन कैसे आएगा, उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी, वो सब चीज़ें हम लोगों ने जानी। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, धीरे धीरे के मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग जो चीज़ों को पढ़ें। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हु पे कि हु का यूज़ कैसे होता है ना। सबसे पहले चलते हैं हु पे। ये जो हु है, कौन सा वाला, ये WHO, इसका यूज़ कैसे होगा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो हु का यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहली बात तो हु आता है पर्सन के लिए। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, है ना, किसी भी पर्सन के लिए आएगा हु। और पर्सन के साथ साथ ये कहाँ आएगा, ये बात करेगा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई एम द वन हु हैज डन दिस। मान लीजिए ऐसा बोला गया है, आई एम द वन हु हैज डन दिस। अब देखना जरा, इस वाले सवाल में ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई, ये एम हमारी वर्ब है जो इस आई के लिए आई है, आई एम द वन। अब ये वन हमारा, अब ये वन कौन है कहने के लिए तो ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये वन है कौन, ये यही आई है, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हु आ जाएगा। या फिर एक और एग्जाम्पल लिखें, द बॉय who has long hair is my brother। अब ये सवाल है, देखना जरा, तो ये हमारा सब्जेक्ट बना द बॉय, इसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये एक्शन करने वाला है, ये इसके बारे में बात हो रही है। अब ये आ गया हु। हु के बाद एक तो हमने देखना है कि इसके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगा हु से पहले वाले पे। तो पहला बॉय है, और ये जो बॉय है ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर चाहिए एक। दूसरा चीज़ आप देखना, ये जो हु है ना, ये हु, इस हु की जगह पे कुछ और भी आ सकता था, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये अपने से पहले के लिए आता है, और ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हमेशा हु आता है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ये पर्सन और ये हु।
तो ये बॉय कौन है, कोई पर्सन है, इसलिए हम लोगों ने हु लगाया। अब बात करें किसकी, विच की। विच का मतलब होता है, विच का मतलब होता है जो, या फिर कहीं कहीं पे ये बन जाता है जो कि। और ये कहाँ आता है, फॉर दी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर दी नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे हु आना चाहिए या विच आना चाहिए, विच राइट्स वेरी वेल। देखना जरा, यहाँ पे ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है उससे पहले आने वाले नाउन पे। ये यहाँ पे एक पेन है, एक पेन है तो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे राइट्स आ रखी है जो कि मेन वर्ब है। ठीक, अब देखना जरा हु और विच इन दोनों में से कौन सा लगाना है। तो एक तो हमें ये देखना है कि हु सब्जेक्ट के लिए आता है, कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इससे पहले वाले को देखना है। अब पेन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए तो नहीं आता हु कहाँ आता है, सब्जेक्ट के लिए, तो हु हमारा कट गया एक। और दूसरा इस तरीके से भी हु कट सकता है क्योंकि हु आता है पर्सन के लिए, और यहाँ पे बात हो रही है पेन की। जो पेन है जो अच्छा लिखता है, आई नहीं अच्छा लिखता है, पेन अच्छा लिखता है। और अगर पेन की बात हो रही है तो हमें लगाना पड़ेगा विच राइट्स वेरी वेल। तो हम लोगों ने दो चीजें सीखी। क्या सीखा, एक तो हम लोगों ने देखा हु कहाँ आएगा, हु कहाँ आएगा भाई, जहां पर्सन की बात हो रही होगी और सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। दूसरा हम लोगों ने सीखा विच कहाँ आएगा, विच वहां आएगा जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही होगी। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो सबके साथ है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद कभी जो वर्ब होगी वो वर्ब डिपेंड करेगी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन पे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा हुम और दैट बच गया है। क्या कहता है हुम और दैट, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल लिखे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हुम के ऊपर कि हुम जो है सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हुम कहाँ लगाएंगे। तो हु और हुम का एक तरह से सेम है। हु भी हमारा पर्सन के लिए आता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। और ये पर्सन कौन होना चाहिए, ये सब्जेक्ट बनना चाहिए एक। और हुम का भी यही है, WHOM, हुम का भी यही है कि ये भी पर्सन के लिए आएगा, लेकिन ये बात करेगा ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की ना बात करके किसकी बात करेगा, ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, I have a son, I have a son dash I love most। अब मान लीजिए ये है। अब यहाँ पे सपोज करो हमारे पास दो ऑप्शन है, हु और हुम में क्या भरना है। सवाल एक बार दोबारा से पढ़ो, आई हैव अ सन हु ऑब्लिक हुम आई लव मोस्ट। तो अगर हम हु भरते हैं और अगर हम हुम भरेंगे तो दोनों के कौन कौन सी कंडीशन होगी। तो जरा एक बार देखें, हु अगर भरते हैं हम लोग तो हु जो है सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा और पर्सन के लिए आएगा। अच्छा, ये अपने से पहले के लिए आते हैं तो इसका पहले क्या है, सन। सन एक पर्सन होगा, बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से तो हु ठीक है, तो हुम भी ठीक है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हु सब्जेक्ट के लिए आता है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो ये तो बोल रहा है, बात इस सन की हो रही है। ये जो सबसे अच्छे मानता है, जिससे बहुत प्यार करता है, वो तो इसका बच्चा है। और कौन है ये, वो सन। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जनरली वर्ब होता है, और वर्ब के बाद आने वाला जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हु नहीं होगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आई हैव अ सन हुम आई लव मोस्ट। एक और केस होता है हुम का, जहाँ पे प्रपोजिशन आ जाए, है ना। तो हुम आर यू टॉकिंग अबाउट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टू डैश आर यू टॉकिंग अबाउट।
अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये नहीं होगा, सब्जेक्ट ये है। अच्छा, फिर जिसके बारे में बात हो रही है कि आप किससे बात कर रहे हो। अच्छा, बात कौन कर रहा है? आप। तो आप हो गए सब्जेक्ट, और जिससे आप बात कर रहे हो वो कोई दूसरा पर्सन है, और दो पर्सन अगर आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट बनेगा तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात। तो ये अगर सब्जेक्ट बन गया तो अब जिसकी बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमें हु न लगा करके क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हुम लिखना पड़ेगा। एक और कंडीशन से हम लोग जान सकते हैं कि ये रहा हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन जब भी आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो टू हु ना कर करके मुझे लिखना पड़ेगा टू हुम। एक और एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आगे टू हुम और टू हु द रामायण रिटन, है ना, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। एक और चीज हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ये टू प्रेपोजिशन हो गया, इसके बाद आने वाला हमेशा नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर नाउन और प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग हु नहीं लगा सकते, हमें लगाना पड़ेगा हुम। तो हु और हुम में क्या डिफरेंस है? हु तो आएगा सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट के साथ साथ वो पर्सन के लिए भी आएगा। हुम में क्या डिफरेंस है? हुम भी पर्सन के लिए आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। दो, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा विच। विच एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए भी आता है विच। अब आगे बात करते हैं किसकी? दैट की। तो दैट कहाँ यूज होता है, जरा उसके बारे में देखें। अभी अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू हम लोगों ने दिया है, जिसमें कि हम लोग ये समझेंगे कि भाई जनरली ये कहाँ यूज होते हैं। अब बात करते हैं दैट की। तो दैट क्या करता है? दैट जब भी आएगा ना, इसके लिए हमें याद रखना है नासा फॉल्स, NASAFOLS। अब आप बोलेंगे कि नासा फॉल्स क्या है? ये जो N है ना, ये N का मतलब होता है नन और नथिंग। नन और नथिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जब नन आ जाए या जब नथिंग आ जाए तब हम लोग उसको दैट लिखेंगे, तब उसकी जगह पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कहाँ आएगा? वो दैट आएगा। N के बाद हमारे पास क्या रहा? हमारे पास रहा जी ए की अगर बात करेंगे तो ए आ जाता है जी ऑल। ए बात करेगा ऑल। उसके बाद आ गया हमारा एस आता है सेम और सच, सेम आ जाए और सच आ जाए। उसके बाद बात करेंगे किसकी? ए दोबारा से है तो इसको हम लोग कर देंगे एनी। उसके बाद आ गया हमारा एफ आता है फ्यू। ओ कहाँ आता है? ओ आ जाएगा ओनली, वो बात करेगा ओनली की। उसके बाद बात करेंगे एल भी आ जाता है हमारा लिटिल। आफ्टर दैट एस विल कम्स, और एस का मतलब हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। एक बार दोबारा से बता दूं, दैट कहाँ आता है? हु कहाँ आएगा? जहां पर्सन की बात हो रही होगी और सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। हुम कहाँ आएगा? पर्सन की ही बात हो रही होगी, लेकिन सब्जेक्ट ना बन करके ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, या इससे पहले जो आ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। एक चीज याद रखें, इन सब के पहले जो आ रहा होगा ये सब उनके लिए आएंगे, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद बात करें विच की, तो विच नॉन लिविंग के लिए आता है, और इन सब चीज़ों के लिए जिसमें नन और नथिंग हो जाए, ऑल हो जाए, सेम और सच हो जाए, एनी, फ्यू, ओनली, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे कि मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव फ्यू पेन्स। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्यू आ गया, ऑब्वियसली बात है फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। मान लीजिए आगे हम लोगों ने लिखा कि ऑल द थिंग्स दैट ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकना, इज नॉट गोल्ड। ऐसी चीजें जो हर कोई चीज चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये नॉन लिविंग थिंग की बात है तो शायद विच भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आया ऑल। यहाँ पे भी नॉन लिविंग थिंग की बात थी पेन, लेकिन देखा ये फ्यू आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने लगा दिया दैट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ नासा फॉल्स आ रहा होगा, जहाँ जहाँ नासा फॉल्स, N फॉर नन और नथिंग, A फॉर ऑल, दूसरा वाला जो A है उसका मतलब एनी हो जाता है, S का मतलब सेम और सच जब आ जाए, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ सेम पेन, है ना, तो सेम की वजह से वहाँ पे दैट आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, तो अब सिर्फ पेन की वजह से वहाँ पे विच आ जाएगा। हु और हुम तो आ ही नहीं सकते क्योंकि वो पर्सन के लिए आते हैं।
अब हम लोगों ने बात कर ली भाई हु की, बात कर ली विच की, दैट की, होम की, अब बच गया वाई, वेयर और हुस। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वाई, वेयर और हुस। और एक और चीज़ आता है वट, वट भी आ जाता है, लेकिन वट जो होता है वो थॉट्स के लिए आता है। आपके माइंड में कोई विचार चल रहा हो उसको हम लोग वट कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक और मैं लिख लेता हूँ वट। ये वट कहाँ आता है, इसका मतलब भी जो होता है, और ये थॉट्स के लिए आता है कि जो आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा आई डू नॉट नो वट यू थिंक, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो। तो आप देखना यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन वट आया है, क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है थॉट्स की। अब आगे बात करें वेयर की और वाई की। वेयर क्या करता है, वेयर प्लेस के लिए आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप जानते होंगे, है ना। ये प्लेस के लिए आता है, और वाई आता है रीजन के लिए। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो हमें समझनी है रिलेटिव प्रोनाउन में, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह गया, उसको कहेंगे हुज। हुज एक्चुअली एक तो आता है पोजीशन के लिए, एक तो हमें इतना याद रखना है, अधिकार दिखाने की बात करेगा कि भाई ये किसका है, एक। और दूसरा चीज़ क्या करेगा, हुज, हुज अपने बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन जरूर इसके बाद आएंगे। हुज के बाद नाउन और प्रोनाउन जरूर आएंगे, हुज के बाद नाउन और प्रोनाउन जरूर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे, आई डोंट नो हुज वॉलेट इज दिस। हुज वॉलेट। अब देखना हुज के बाद क्या आया है, ये वॉलेट एक नाउन है, और ये हुज के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये पॉसेसिव केस के लिए आ रहा होगा। पॉसेसिव केस मतलब ये बात कर रहा होगा किसी की क्या, अधिकार की, कि ये किसका पेन है, ये किससे रिलेशन रख रहा है, ये किसका घर है, इन सब चीज़ों की। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज के लेक्चर में हमने जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, हु, विच, दैट, हुम, वाई, वेयर, हुज और व्हाट। तो हु कहाँ आएगा, विच कहाँ आएगा, दैट कहाँ आएगा, हुम कहाँ आएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये प्रोनाउन की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, जब ये प्रोनाउन की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि अगली वाली जो सीरीज होगी, तो अगले वाली सीरीज से पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पर बेस्ड है, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन के हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हो, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि आपका सीडीएस का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअली वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस सेंटेंस में मान लीजिए माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ क्या है, या माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये सीडीएस में आता है। एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के नहीं होते। एनडीए में स्पॉटिंग द एरर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी स्पॉटिंग द एरर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और एयरफोर्स में भी स्पॉटिंग द एरर्स के ऊपर आते हैं। पढ़ना तो आपको तब भी है तो तब भी है, लेकिन सीडीएस का जो क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया वो थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।